बट इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपका फ़ायदा ही होगा इससे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इजी सा ट्रिक और टू रिमेंबर फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशन। बहुत लोगों के पास बहुत सा होगा भी, जो मैंने यूज़ किया था मैं वो शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको अगर हेल्प करे तो ये बहुत अच्छा मतलब इजी सा ट्रिक है। निमोनिक मैं बोलूँगी इसको, जिससे आप के 12 ऑब्जर्वेशन जो है वो याद रख सकते हो लंबे टाइम तक। ओके, अब इसको सिर्फ याद नहीं रखना है, पहले याद करने के बाद इसका इन्फ्रेंस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो हम निमोनिक है वो इस तरह से याद कर सकते हैं कि यू हैव टू किस ऑब्जर्वेशन में कौन सा वर्ड जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक दो ही चीज़ें, एक तो एग्रावेशन हो रहा है या एम्यूलरेशन हो रहा है। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट यही हो रही है, एक दो ऑब्जर्वेशन को छोड़ के बाकी सब में यही होता है। ठीक है, अब मोस्टली एग्रावेशन हो रहा है। अगर एग्रावेशन में आप यहाँ पर हो रहा है वर्ड यूज, फर्स्ट में प्रोलॉन्ग एग्रावेशन, सेकेंड इसमें यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग एग्रावेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यूज़ कर रहे हैं एग्रावेशन। तो इस तरह से जो यूजुअली जो फर्स्ट वर्ड्स आए हैं उनको लेके मैंने निमोनिक जो है वो मैंने कहीं किसी से ही मुझे मिला था, बट देन मैंने यूज़ किया, मुझे ये उसके बाद बहुत अच्छे से ये सब ऑब्जर्वेशन याद रहे। सो द निमोनिक गोज लाइक दिस, इट इज़ प्लान, दैट इज PLAN, प्लान, at, FSA एंड देन नाउन। ओके, सो इसको ऐसे लिखेंगे जैसे आप बता रहे हो, किसी से आप बात कर रहे हो या हम कुछ डिस्कस करते हैं या डिसाइड करते हैं कि लेट्स मेक प्लान, लेट्स गो आउट समवेयर, एंड देन अगर आपने किसी को रिप्लाई किया, सो यू से किया ओके एंड लेट्स प्लान एट, एंड सपोज कि FSA इज द नेम ऑफ प्लेस। ओके, एंड व्हेन इट इज नाउ। ओके, सो प्लान एट FSA नाउ। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, प्लान एट FSA नाउ। ठीक है, अब इसको P is for prolonged aggravation, so that is a prolonged aggravation and final decline of the patient. L is for long aggravation but final and slow improvement. Okay, A is for aggravation is quick, short and strong with rapid improvement of the patient. Then fourth one is N is for no aggravation and recovery of the patient. Fifth one is again A, at ka A, so that is amelioration comes first and aggravation comes afterward. Okay, T is for too short relief of the symptom. Seventh observation is F, is that is full time amelioration of the symptoms, yet no special relief to the patient. Then eighth one is FS, S is for some patient, first word हम ले रहे हैं तो some patients prove every remedy they get. Then ninth one is A is for action of medicines upon the prover. And 10th one is now, NAW, now. So N is for new symptoms. Okay, O is for old symptoms. Okay, and W is for when old symptoms symptoms take wrong direction, so W will be for wrong direction. Okay, so new symptoms, old symptoms, wrong direction. Okay, so prolong पहले आएगा सारा एग्रावेशन, प्रोलॉन्ग, लॉन्ग एंड शॉर्ट, तीन टाइप का एग्रावेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कोई एग्रावेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अम्यूलरेशन शुरू हुआ है। सो अम्यूलरेशन कैसा है, अम्यूलरेशन पहले हुआ है, अम्यूलरेशन कम्स फर्स्ट, फिर उसके बाद है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। ओके, फिर उसके बाद है फुल टाइम अम्यूलरेशन। ओके, और बीच की जो अफ्रीजम है वहाँ ना एग्रावेशन है ना अम्यूलरेशन है, वहाँ एक बार बोल रहा है कि सम पेशेंट प्रूव्स एवरी रेमेडी दे गेट, फिर एक्शन ऑफ द मेडिसिन अपॉन द प्रूवर। ओके, और फिर है NOW, न्यू सिम्टम, ओल्ड सिम्टम, रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, सो इस तरह से आप ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जर्वेशन तो याद हो गए। ऑब्जर्वेशन याद रखने के बाद अब इसका जो इन्फ्लुएंस है कि किसमें क्या हो रहा है और इसमें जो क्वेश्चन कैसे होगा, फ्रेम होगा, वो आपको पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको अच्छे से कैसे याद रखने के बाद पहले तो आप इसको अच्छे से ये निमोनिक याद कर लेना, और उसके बाद आपको ये क्या होता है रफ पेपर जो दिया जाता है ना एग्ज़ाम में, तो मैंने ये किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन ये था होता था। तो मुझे पता था कि कैंट, मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखा, मतलब पेपर जब चेक किया उसमें कैंट का ये आया हुआ था क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पर, तो रफ पेपर जो शीट मिलती है तो मैंने ये निमोनिक जो है पहले वहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब वो लिखते ही माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हाँ P में प्रोलॉन्ग था, इसमें ये था, इसमें ये था, ऐसे। और जब ये क्लियर हो गया, लिख लिया मैंने, तो वो माइंड में पूरे ऑब्जर्वेशंस अच्छे से आ गए। और अब जब मैंने देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है,
फिर उस ऑब्जर्वेशन को मैंने अच्छे से फिर से रिकॉल कर लिया और आंसर हो गया, ठीक है। ये ऐसे बोलने में इतना टाइम लग रहा है, करने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी पहले से, है ना। जैसे प्रोलॉन्ग एग्रेवेशन हो रहा है तो क्या होगा, इसका मतलब फाइनल डिक्लाइन हो गया है पेशेंट का। तो इसका क्या मतलब बोला उन्होंने, इसका यही मतलब बोला है कि जो भी मेडिसिन आपने दी है वो बहुत ज़्यादा डीप एक्टिंग थी, है ना। और डीप एक्टिंग मेडिसिन क्या करेगी, डीप एक्टिंग मेडिसिन ने पेशेंट के अंदर जाके डिस्ट्रक्शन कर दिया है, ठीक है ना। अब डिस्ट्रक्शन हो गया है तो क्या हो रहा है, फाइनल डिक्लाइन ऑलरेडी वो बोल चुके हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि केस अब इनक्यूरेबल बन गया है, केस ठीक नहीं हो सकता है। और अब उन्होंने फिर एडवाइस दी है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लो पोटेंसी से स्टार्ट करना, प्रोबेबली 30 पोटेंसी आपको देनी है, ठीक है। अब ऑलरेडी जब डिक्लाइन बोल रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन में ही, तो प्रोग्नोसिस कैसा होगा, अनफेवरेबल है। और अब क्या करेंगे हम लोग, कोशिश कर सकते हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि केस इनक्यूरेबल है, बट फिर भी यू हैव टू ट्राई, है ना। और कोशिश क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि जो भी मेडिसिन हमने पहले दी थी अब उसको एंटीडोट करते हैं, ठीक है। दूसरी कोई मेडिसिन देंगे जो उसके एक्शन को कम कर सके, ठीक है। और यहीं पर आता है आपका आंसर फॉर द क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया था कि in which of the following Kant's observation is the antidotal relationship of remedies। अब कनेक्ट हो पाया, कैसे था कि एंटीडोटल रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज किस अफोरिज्म में, किस ऑब्जर्वेशन में बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही इसका आएगा, आंसर इज फर्स्ट में ही तो बोल रहे हैं क्या करना है, एंटीडोट द मेडिसिन, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे जितने हैं दिए हुए ऑप्शन इज 3rd, 9 एंड 11, ओके। तो आगे जैसे हम लोग देखेंगे तो ये सब कोई नहीं बैठेंगे, फर्स्ट ही इसका आंसर है। तो आपने देखा कि यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं तो कहीं पर भी हमको ये क्लिक नहीं हुआ होगा कि इस तरह से इसका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, बट देन उन्होंने इस तरह से उसको जो चीज़ इसमें लिखी है उसी पे बनाया, लेकिन उसको फ्रेम करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। सो इसको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के साथ अगर आप पढ़ोगे तो ये ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और आंसर भी आप दे पाओगे। सो या दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में बोल रहे हैं कि लॉन्ग हो रहा है एग्रावेशन, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, फाइनली जो है थोड़ी थोड़ी रिकवरी पेशेंट की स्टार्ट हो रही है। अब रिकवरी स्टार्ट हो रही है तो क्या हुआ, इतना टाइम क्यों हुआ, एग्रावेशन लंबा क्यों चला, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, प्रोग्नोसिस इसका लेकिन फिर भी फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, जो मेडिसिन हमने दी वो काम कर रही है तो उसको काम करते रहने देना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज मेडिसिन शुड बी अलाउड टू एक्ट, ओके। सो इस पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन improvement sets in, okay, or when patient is finally improving, what should be done next, okay, what should be the step next, ऐसे भी हो सकता है। So we should let the medicine act. Third will be when aggravation is quick, short, strong, rapid improvement of the patient। तो यहाँ पर है कि ये जो है this is what the prognosis everyone wants in their case। ऐसा अगर पूछते हैं कि favorable prognosis किस observation में दिया गया है तो that is in third observation, okay। सो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कैसी होगी, रैपिड होगी, लॉन्ग रहेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, ठीक है। और जो एग्रावेशन हमने बोला क्विक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग, वो कैसा होगा, एक्यूट डिजीज में वो कुछ घंटों के लिए हो सकता है और क्रॉनिक डिजीज में कुछ दिन के लिए हो सकता है। यूजुअली कितना दिन बोला है, हैनीमन सेड इट इज 8 डेज, ओके। 8 डेज का एग्रावेशन हो सकता है क्रॉनिक डिजीज में, और फ्यू आवर्स लाइक 3 to 4 आवर्स का एग्रावेशन हो सकता है एक्यूट डिजीज में, ठीक है। इसका प्रोग्नोसिस डेफिनेटली गुड है और मेडिसिन को हमें काम करते देना चाहिए, ठीक है। देन फोर्थ वन इज नो एग्रावेशन, रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ये वाला जो है हम लोग सब चाहते हैं कि इस तरह से एग्रावेशन हो, बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये डाउटफुल होता है क्रॉनिक डिजीज में। अगर कोई एग्रावेशन नहीं होगी, डायरेक्ट पेशेंट की रिकवरी हो रही है, तो द प्रोग्नोसिस विल बी डाउटफुल इन क्रॉनिक डिजीज, इट इज़ गुड इन एक्यूट, ओके। फिफ्थ वन इज एम्यूलरेशन पहले हो गया, फिर उसके बाद एग्रावेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली मेडिसिन सुपरफिशियल थी, मेडिसिन को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, प्रोग्नोसिस विल बी अनफेवरेबल, ओके। देन टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम में क्या होता है, टू शॉर्ट रिलीफ में भी ड्यू टू स्पॉइलिंग ऑफ द एक्शन, या आपने मेडिसिन सही दी थी, पेशेंट ने कुछ गड़बड़ कर दी, इसकी वजह से जल्दी एक्शन ये हो गया, या फिर आपने मेडिसिन ही जो शॉर्ट एक्टिंग वाली दी होगी, या फिर सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलिमम नहीं होगा वो, इसीलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्रॉनिक डिजीज पे प्रोग्नोसिस विल बी बैड, तो और दोबारा केस टेकिंग करके आपको दोबारा से न्यू मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, ठीक है।
7th में जब पेशेंट को फुल टाइम अम्यूलरेशन मिल रहा है, इस पर भी क्वेश्चन पड़ता है। क्वेश्चन क्या होता है इसके अंदर, विच ऑब्जर्वेशन टॉक्स अबाउट सूटेबल पैलिएशन। ओके, तो पैलिएशन है, पैलिएशन का क्या मतलब है कि रिलीफ है पेशेंट को, पेशेंट की बीमारी ठीक नहीं हुई है लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स कम हो गए हैं। सो हियर इट इज अ फुल टाइम अम्यूलरेशन of the symptoms with no special relief to the patient. Okay, so it is because of latent organic condition. Okay, and no amelioration. Medicines act favorably where the patient is not cured and never can be cured बोल दिया जब उन्होंने, इसका मतलब ये पैलिएशन करना है। ठीक है, सो पैलिएशन फॉर होम्योपैथिक रेमेडीज। तो इस पे क्वेश्चन यही बनता है कि सुटेबल पैलिएशन किस ऑब्जर्वेशन में बताया गया है। यू हैव टू से इट इज इन 7th ऑब्जर्वेशन। ओके, 8 is some patients prove every remedy they get। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बनता है, idiosyncrasy। So in which observation can just talk about idiosyncrasy? It is in observation number 8। Okay, prove every medicine they get। कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि वो idiosyncratic है, तो जो भी दवाई है, जो भी चीज़ होगी उसका वो डेफिनेटली रिएक्शन उनकी बॉडी देने वाली है, तो वो every medicine they will prove, that is idiosyncrasy। एंड उसके बाद 9th के अंदर है कि एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन द प्रूवर, व्हाट इट इज ड्रग प्रूविंग। ओके, सो ड्रग प्रूविंग इज गिवन इन विच ऑब्जर्वेशन ऑफ केयर, इट इज इन 9th ऑब्जर्वेशन। ओके, 10th ऑब्जर्वेशन इज न्यू सिम्टम अपीयरिंग आफ्टर द रेमेडी। तो यहाँ पर क्या है कि द प्रिस्क्रिप्शन इज अनफेवरेबल, बहुत ज़्यादा न्यू सिम्टम आ रहा है, इसका मतलब प्रिस्क्रिप्शन सही नहीं है आपका। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन होम्योपैथिक ही नहीं है। ठीक है, न्यू सिम्टम्स डेफिनेटली नहीं आने चाहिए। ओल्ड सिम्टम रीअपियर अगर हम होते हैं तब हम बोलते हैं कि सही जा रहा है, राइट। सो टू मेनी न्यू सिम्टम्स इज द प्रोग्नोसिस इज अनफेवरेबल, इट इज़ नॉट अ होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। ओके, देन ओल्ड सिम्टम अगर हो रहे हैं तो डेफिनेटली हेरिंग्स लॉ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। हेरिंग्स लॉ कौन से ऑब्जर्वेशन में कैंट ने अपने डिस्क्राइब किया है, एंड दैट इज इन 10th ऑब्जर्वेशन, ओ सॉरी दैट इज इन 11th ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पर बोला है कि व्हेन ओल्ड सिम्टम्स आर ऑब्जर्व टू रीअपियर। ओके, सो यहाँ पर जितने ओल्ड सिम्टम वापस आएंगे उतनी डिजीज ज़्यादा क्यूरेबल है, उतना अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। ठीक है, सो यहाँ पर यही है कि हेरिंग का जो लॉ है, दैट सिम्टम्स डिसअपियर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, दैट सिम्टम्स आर प्रेजेंट subside and old symptoms keep coming up, old symptoms come back and goes off, medicine must be let alone। okay, मतलब रिकवरी हो रही है पेशेंट की, हमें कोई उस पर चेंज नहीं करना है। लास्टली व्हेन सिम्टम्स टेक रॉन्ग डायरेक्शन, ऐसा कब होगा, ठीक है, कि जैसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं हो कि रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। कैसे होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ सिम्टम फ्रॉम सर्कमफ्रेंस। स्किन डिजीज़ के लिए कोई पेशेंट आया, आपने ऐसी कोई मेडिसिन दे दी कि स्किन का ठीक हो गया, अब रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, मतलब क्या हुआ, उसको कोई और मेन ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन अब इन्वॉल्व हो गया, उसको कोई जॉइंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। होता है ना बहुत बार प्रॉब्लम इसमें। सोरायसिस के बहुत सारे केसेस आप देखोगे कि एलोपैथी में जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो दे प्रिस्क्राइब ऑइंटमेंट्स, है ना, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट, ये सारा कुछ होता है। तो सोरियासिस का जो पैचेस होते हैं स्किन पे, वो तो उससे ठीक हो जाते हैं, बट आफ्टर दैट उसका जो कॉम्प्लिकेशन है हम बुक्स में पढ़ते हैं, सोराइटिक आर्थराइटिस, ओके, आर्थ्रोपैथी एंड ऑल। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, सिम्टम हैज टेकन रॉन्ग डायरेक्शन, स्किन से जो है वो, स्किन इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, तो स्किन से अब वो अंदर की तरफ चले गए हैं, लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ चले गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि ट्रांसफर ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, ओके, सर्कमफ्रेंस से सेंटर की तरफ चले गए हैं। ठीक है, सो कब होता है ऐसा, व्हेन मेडिसिन इज सेलेक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल सिम्टम्स एंड इग्नोरिंग द होल इकोनॉमी। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिया है, सिर्फ सिम्टम के बेस पे अगर प्रिस्क्रिप्शन दिया है तब ये चीज़ होगी। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, मेडिसिन को फिर से एंटीडोट करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रक्चरल चेंज विल बिगिन टू अकर। सेम एग्जाम्पल इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट कैंट्स 12th ऑब्जर्वेशन। ये इसको आप, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इसको आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं हर साल। तो और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें बहुत कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, इसका बहुत इजी सा निमोनिक है, निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस मैंने आपको बता दिया, 1-2 बार रिविजन करने से और पक्का हो जाएगा। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट कैंट्स 12th ऑब्जर्वेशन एंड आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे उसको हम ईजी कर सकते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में।